हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य वंशों के बारे में, जिनमें हिंद यूनानी, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो देसी शासक हुए, मौर्य वंश के बाद के समय के जो देसी शासक हुए उनके बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। और आज की क्लास के साथ ही जो हमारा मौर्योत्तर वंश है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी मौर्य वंश के बाद का जो समय है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में, जो कि मौर्य वंश के बाद के समय के देसी शासक हुए, यानी यहीं के शासक हुए, भारत के ही जो शासक हुए उनके बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। और साथ ही साथ हमने बताया था कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए हमारे देश में। तो पहले जो विदेशी आक्रमण हुए उनमें हिंद यूनानी, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, साथ ही साथ शक भी भारत आए, और उसके बाद पहलव वंश का शासन रहा कुछ दिनों तक, और फिर कुषाण वंश का शासन भी रहा लंबे समय तक। तो ये विदेशी शासक थे जो मौर्य वंश के बाद आए, जिनका मौर्य वंश के बाद भारत में शासन रहा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं 4 वंशों के बारे में, जो कि विदेशी शासक हैं मौर्योत्तर काल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं हिंद यूनानी, जो कि विदेशी आक्रमणकारी में सबसे पहले आक्रमणकारी थे, और इन्हें ही इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, जो कि इसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इंडो ग्रीक भी इन्हें ही कहा जाता है, हिंद यूनानी भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया, और जिसे प्रथम शासक माना जाता है, यानी प्रथम विदेशी शासक आक्रमण करने वाला, उसमें नाम आता है डेमेट्रियस। तो ऐसा माना जाता है सबसे पहले डेमेट्रियस ने ही भारत में आक्रमण किया था, और ये पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में आक्रमण किया था, और इसे ही पहले आक्रमणकारी के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो शासन आया, जो सबसे मजबूत इंडो ग्रीक का जो सबसे मजबूत शासक रहा, उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर, जिसे सबसे मजबूत शासक माना जाता है इंडो ग्रीक का। तो इंडो ग्रीक का मजबूत शासक था मिनांडर। और बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच की जो बातचीत हुई, जो भी वार्तालाप हुई, उसको लिखा गया है। एक बुक है मिलिंदपना, एक ये बुक है। तो इसमें ही जो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो बातचीत हुई, वो इसी बुक में उस बातचीत का उल्लेख किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और शासक हुआ इंडो ग्रीक का, जिसे हार्मियस कहा जाता है, और ये अंतिम शासक था हिंद यूनानी का, यानी इंडो ग्रीक का अंतिम शासक कौन था? वो था हार्मियस। तो अब आगे देखते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर शक वंश और पहलव वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वंश हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वंश है वो है कुषाण वंश, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो शक वंश क्या हुआ कि इंडो ग्रीक के बाद जो भारत में आक्रमण करने में सफल रहे वो थे शक। तो भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी थे, भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे जो विदेशी थे वो थे शक। तो शक वंश का भी शासन कुछ दिन तक रहा भारत में, और मध्य एशिया से ही ये चले थे, मध्य एशिया से ही ये सभी वंश आए थे, और वहीं से ये शक चले थे, और फिर उन्होंने कुछ दिनों तक ही भारत में शासन किया। और उसके बाद फिर शासन आता है पहलव वंश का, और पहलव वंश के जो शासक थे उनका मूल निवास ईरान था, और ईरान से ये चले थे और भारत में आक्रमण करने में सफल रहे। तो क्या हुआ था कि जो ये पहले चीन की तरफ आक्रमण करने के लिए गए, लेकिन चीन की जो महान दीवार है, आपने उसके बारे में सुना भी होगा, जो चीन के आसपास दीवार बनी हुई है, तो वहाँ के जो वर्तमान शासक थे, तत्कालीन जो शासक थे चीन के, उन्होंने वहाँ पर आसपास दीवार का निर्माण कराया था, जिससे ये कोई भी जो वंश है, यानी शक वंश, पहलव वंश, ये वहाँ आक्रमण करने में सफल नहीं रहे, और तब इन्होंने भारत में आक्रमण किया, और फिर कुछ दिनों तक ये शासन भी करते रहे। तो आपको याद रखना, ये मूल निवासी थे ईरान के पहलव वंश, और कुछ दिनों तक पहलव वंश का भी शासन रहा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जो शक वंश है, पहलव वंश है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट वंश
कुषाण वंश। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वंश रहा। अगर हम बात करें विदेशी शासकों में, साथ ही साथ देसी शासकों में, दोनों को मिलाकर जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा मौर्य वंश के बाद, तो वो रहा है कुषाण वंश का। तो इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? कुजुल कणफिसस। तो थोड़ा सा अटपटे नाम है इनके, क्योंकि सभी फॉरेन नाम हैं। तो संस्थापक थे कुजुल कणफिसस। और ये जो कुषाण थे ये कहाँ से आए थे? ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। तो संस्थापक कुजुल कणफिसस, और फिर उसके बाद शासन आता है विम कणफिसस का। विम कणफिसस का, जो कि शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, क्योंकि इसने जो भी यानी जो भी सिक्के चलाए, जो भी अन्य मुद्राएं चलाई, उनमें जो इसने महादेव का वर्णन किया, साथ ही साथ महादेव के जो चित्र थे वो बनवाए। तो ऐसा माना जाता है कि शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था विम कणफिसस। तो देखिए कुषाण वंश मध्य एशिया से आए, जो कुषाण वंश के शासक थे, और इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे कुजुल कणफिसस, और उसके बाद शासन आता है विम कणफिसस का। और फिर यहाँ पर उसके बाद शासन आता है कनिष्क का, और कनिष्क के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कनिष्क, यानी कनिष्क के बारे में ही हमको डिटेल में पढ़ना है। तो जो कनिष्क कुषाण वंश का एक योग्य शासक था, और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कनिष्क को। और क्यों कहा जाता है अभी आप देखेंगे बाद में, क्योंकि अशोक की तरह ही इसने जो रणनीति थी वो बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई, और उसके बाद जो अपने वंश का यानी अपने साम्राज्य का इसने एक्सपेंशन भी किया। साथ ही साथ बहुत सारे विकास कार्य किए, बहुत सारे जो मूर्तिकला है या अन्य कला है उनका भी विकास इसके शासनकाल में हुआ। तो कनिष्क को हम एक योग्य शासक कह सकते हैं अशोक के बाद। देखिए अशोक मौर्य वंश के शासक हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोक महान की उपाधि भी जिनको दी जाती है। तो देखिए मौर्य वंश में सम्राट अशोक, और उसके बाद अगर कोई योग्य शासक हुआ, यानी मौर्य वंश के बाद के समय में अगर कोई योग्य शासक हुआ तो वो थे कनिष्क। कनिष्क भले ही विदेशी यानी कुषाण वंश से रिलेटेड शासक थे, बट जो कनिष्क के द्वारा काम किए गए वो बेहद ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस कनिष्क ने काफ़ी सारा एक्सपेंशन भी किया अपने साम्राज्य का, और साथ ही साथ जो बौद्ध संगीत है उसका आयोजन भी कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और 78 AD में कनिष्क ने शक संवत चलाया। शक संवत मतलब एक कैलेंडर होता है, जैसे हमने पढ़ा था AD और BC के बारे में, बिफोर क्राइस्ट। तो वहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके नाम पर जो कैलेंडर जारी किए गए, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे इस प्रकार। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो हिंदी मंथ होते हैं हमारे, उसी से रिलेटेड जो कैलेंडर चलाया 78 AD में कनिष्क ने शक संवत चलाया। और इसी प्रकार से इसी जगह हम बात कर लेते हैं 58 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट में विक्रमादित्य ने क्या चलाया था विक्रम संवत। तो ये भी आपको याद रखना है, विक्रम संवत चलाया था विक्रमादित्य ने, और शक संवत चलाया था कनिष्क ने। और उसके साथ ही साथ कनिष्क ने सीजर और कैसर की उपाधि भी धारण की थी। सीजर और कैसर की उपाधि किसने धारण की थी? कनिष्क ने धारण की थी। और उसके बाद अगर हम राजधानी की बात करें, और कनिष्क ही एक ऐसा शासक था जिसने चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम एक मैप के माध्यम से देख भी सकते हैं। जो कुषाण वंश का शासन रहा, तो जो कुषाण वंश था उसके जो मेन शासक थे वो थे कनिष्क। तो कनिष्क के समय में ही कुषाण वंश का एक बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो आज का आप देख रहे हैं, हिमालय के बाद चीन स्टार्ट होता है, तो चीन तक यानी यहाँ तक पूरा शासन हुआ करता था कुषाण वंश का, यानी कि कनिष्क का। और यहाँ से लगाकर ये जो पूरा आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये सभी कुषाण वंश का ही एरिया हुआ करता था, यानी कनिष्क ने ही इन सभी जगहों पर कब्जा कर रखा था। उसने इन सभी जो क्षेत्र हैं उनको जीता, और चीन तक शासन हुआ करता था। तो एकमात्र ऐसा वंश था, या हम कह लें एक ऐसा शासक था कनिष्क, जिसने चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो अब हम आगे देखते हैं। और 2 राजधानियाँ भी कनिष्क के द्वारा बनाई गई। पहले जब इतना विस्तार नहीं हुआ था साम्राज्य का, तब राजधानी हुआ करती थी पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। और सेकंड राजधानी बनाई कनिष्क ने, वो बनाई मथुरा को। तो 2 राजधानियाँ हैं, आपको याद रखनी है। फर्स्ट राजधानी पेशावर, सेकंड कैपिटल मथुरा। और उसके साथ ही साथ कनिष्क ने सिल्क रोड पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब सिल्क रोड क्या होती? तो सिल्क रोड चीन से रोम तक जाने वाली एक रोड थी, यानी ट्रांसपोर्टेशन का साधन हुआ करती थी सिल्क रोड, जिससे जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, कपड़ों से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है, वो इसी रूट से जाया करता था, सिल्क रोड से ही जाया करता था। चीन से रोम तक ये रूट हुआ करता था। तो सिल्क रोड पर भी जो कब्जा था वो कनिष्क का ही वहाँ पर कब्जा था। पूरी तरीके से कनिष्क ने कब्जा कर रखा था। और आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीत के बारे में। तो जो चौथी बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म की जो बौद्ध संगीति है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। तो ऐसा माना जाता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, तभी उसने इस बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। और साथ ही साथ मूर्तिकला का भी जो विस्तार है वो देखने को मिला कनिष्क के शासनकाल में। और जिसमें मथुरा कला, गंधार कला, अमरावती कला, कई सारी कलाएं होती हैं मूर्तिकला की, उनका विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान भी हुए, जिनका नाम आपको याद रखना है। ये पर्टिकुलर भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पूछे जाती हैं, जिसमें फर्स्ट नाम है अश्वघोष का। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में एक साहित्यकार हुआ करते थे, और इनकी फेमस रचना है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित्र जो रचना है, ये अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, यानी दरबारी साहित्यकार हम कह सकते हैं, वो थे कनिष्क के। और उसके बाद आता है नाम नागार्जुन का। और नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, क्योंकि ये थे वैज्ञानिक कनिष्क के दरबार में। और शून्यवाद की जो खोज की थी वो नागार्जुन ने ही की थी यहाँ पर। और तीसरे फिर यहाँ पर आते हैं वसुमित्र, जो कि कनिष्क के ही समकालीन थे। वसुमित्र यहाँ पर तीसरे दरबारी मेन विद्वान थे कनिष्क के दरबार में। फिर 4th नंबर आता है चरक का, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी चरक संहिता। तो ये वैद्य हुआ करते थे, यानी कि चिकित्सक हुआ करते थे कनिष्क के दरबार में। तो ये 4 विद्वानों का जो नाम है वो आपको याद रखना है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी कुषाण वंश से रिलेटेड और कनिष्क से रिलेटेड। तो अगर हम ऑल ओवर देखें तो पूरी तरीके से मौर्य वंश के बाद के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक रहा वो था कनिष्क, और प्रभावशाली वंश जो रहा वो रहा कुषाण वंश। तो इस प्रकार से हमने ऑल ओवर जो पूरे वंश थे उनको पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो देखिए 3 वंश ये हैं, 4 वंश ये हैं, यानी ये 3 देसी शासक और 4 विदेशी शासक। जो विदेशी वंश आए उन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ ही जो मौर्य वंश के बाद का जो समय पीरियड है, मौर्योत्तर काल, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। और इस प्रकार से 5 या 6 क्लासेस में जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसी तरीके से इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए चलें। उसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, और इसी प्रकार से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहें और भारत के इतिहास के बारे में जानते रहें। और साथ ही साथ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।